अब जैसे जो फार्मूले पढ़े थे ना, बस जैसे फार्मूला जो पढ़े हो इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस 2a, कॉस 3a, साइन 2a, साइन 3a, बहुत सारे फार्मूले पढ़े ना। देखो इनको इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। आप वेक्टर्स पढ़े, एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। एक सवाल बोल रहा हूँ कि टू फोर्सेस having equal magnitude of 10 Newton are acting at an angle of 60 degree. Find the net force. कैसे निकालते हैं देखो, मैं इसके लिए अभी जो पढ़ रहे हो ना, ये बहुत सिंपल एंगल पे था, तो आप क्या ये ज्योमेट्रिकल लॉ लगा के ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से आप कर पा रहे हो। डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व करोगे। और मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें हम मैथ्स को इन्वॉल्व करके कैसे क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, कैसे एक लॉजिक बना दे कि बिना पेन उठाए ये सवाल सॉल्व हो जाए। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। अच्छा, अगर मैंने ये बोला कि a और b का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b बोथ आर सेम, लेट्स से ये a है, कितना है a। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया तो r कैसे लिखेंगे बताओ जरा। ए स्क्वायर, बी की जगह भी ए स्क्वायर कॉस थीटा। क्या मैं ऐसे लिखूं इसको, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब मुझे ना कॉमन लेके बाहर तो नहीं निकाल पाओगे ना, हमें बाहर निकालना है ना। कोई भी कैलकुलेशन अगर रूट के बाहर होती है तो मेरे लिए आसान होता है। अगर इस पूरे को रूट के बाहर लाना है तो इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कितने टर्म है, दो। तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी को तो कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो ए निकाल के क्या करोगे ना, पूरा रूट लाने की बात कर रहा हूँ। हाँ तब, अरे मैं एक क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो एक क्वेश्चन की बात है। और क्या हर क्वेश्चन में नहीं करना है, मैं एक ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से, प्रोसेस करने के पहले समझा करो। मैंने क्या बोला कि आप हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लगा रहे हो और बाद में यहाँ वैल्यूज जो भी आपको मिल रही है वो रख रहे हो और उसको सॉल्व करते करते आंसर ला रहे हो। हम एक ट्रिक बना लेते हैं, बिना पेन के ही हम सॉल्व कर पाए क्वेश्चन। वहां पे आपको बेसिक मैथ्स आपकी हेल्प कर देता है। कैसे, अब ये लिखा है 2a स्क्वायर, एलिमिनेट करने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। कुछ जुगाड़ लगा के क्या मैं 1 को एलिमिनेट कर सकता हूँ? कैसे 1 को 1 हटा दे, ऐसा थोड़ी ना, फिर तो एक और टर्म ढूंढा दिया तुमने। देखो cos 2 थीटा का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या दूसरा पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं देखो क्यों, कहाँ अरे सब cos 2 थीटा की वैल्यू है, ये क्वेश्चन में लिखा है देखो cos 2a करके, नहीं cos 2 है, वो स्क्वायर इधर है। तो ये तीन फार्मूले पड़े ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनमें से कौन सा फार्मूला लूं जिसमें 1 एलिमिनेट हो सकता है? देखो ना फार्मूला, देखो पढ़े थे घर पे, पन्ना खोले थे, कभी गलती से पेज खोल लिया करो आने के पहले। अच्छा ये तो और बड़ी गलती है। हाँ तो कई सारे हैं। अब मेरे पास ये 1 प्लस में है, अगर यहाँ -1 जोड़ दो तो काम बन सकता है। -1 आ जाए तो 1 -1 एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ये सब फार्मूले किसके लिए हैं, किसके लिए ये फार्मूला, किसके लिए फार्मूला है ये, cos 2 थीटा। आपके पास क्या है, 2 थीटा को थीटा बनाना है। तो मैं बताया था लास्ट लेक्चर में क्या करना है, बताया था लास्ट लेक्चर में क्या करोगे। इसके कोई नहीं बताया तो सुन लो। अभी जो एंगल है, एंगल cos 2 थीटा है, इसको थीटा बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। अगर इस एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया, अब 2 को मैं खाली एंगल को डिवाइड कर रहा हूँ, 2 थीटा बाई 2,
तो लेकिन अभी अगर मैंने एक साइड 2 से डिवाइड किया तो क्या मेरा पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? तो अगर मैं यहाँ एंगल को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ भी जितने भी थीटा होंगे सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या 2 थीटा बाई 2 2 2 कैंसिल हो गया। क्या ये बना कॉस थीटा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो मैं कॉस थीटा की जगह अगर ये एलिमिनेट ये सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बना रूट 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। क्या अब मैं इसको लिखूंगा तो ये आएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे 2 2 जा। अब 4 का रूट 2 a स्क्वायर का रूट a कॉस स्क्वायर का रूट कॉस। r की वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2। इट इज एप्लीकेबल व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड। मुझे कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, अगर मुझे मिलता है जैसे 10 10 और 60 बोला तो मैं यहाँ रखता 2 इंटू 10 20 60 बाई 2 30 cos 30 रूट 3 बाई 2। नहीं भाई वो एंगल पे डिवीजन है और ये 2 बाहर है, फंक्शन नहीं है वो। तो कभी भी अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसा मत कर देना कि ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये एंगल का पार्ट है। थीटा बाई 2 मीन्स अगर थीटा 60 डिग्री है तो थीटा बाई 2 इज 30 डिग्री, कहीं ना कहीं ये एंगल ही हुआ ना तुम्हारा। तो अभी जो सवाल था वो सवाल क्या बोला मैंने, दो फोर्स है 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो मैं क्या लिखता 2 10 या 20 cos 60 बाई 2 मतलब cos 30। cos 30 कितना रूट 3 बाई 2 20 रूट 3 बाई 2 मीन्स 10 रूट 3 हो जाएगा ऑर्डर सॉल्व। तो ये यहां तक पहुंचा मैं कैसे, मैथ्स के इस्तेमाल से। नहीं तो आपको स्टेप्स हमेशा फॉलो करने होते हैं। सिंस अभी तुम्हें 10 10 और 60 डिग्री दिया तो तुम बड़े आसानी से निकाल लिए। कहीं अगर मैं बोलता कि दो फोर्स है, अब समझो ये सवाल, दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 20 20 न्यूटन है, उनके बीच का जो एंगल है वो 74 डिग्री है। अब बताइए क्या आप अपने कैलकुलेशन में बहुत लंबा फंसोगे? मैं यहां क्या करता 74 बाई 2 37 cos 37 की वैल्यू हमें पता होती है 3 4 5 का ट्रायंगल। cos 37 कितना होता है? मैजिक ट्रायंगल। हाँ मैंने नहीं लिखा है, वेक्टर्स में पढ़ाया होगा सर ने। cos 37 4 बाई 5 20 20 का फोर्स था तो 40 इंटू 4 बाई 5 तो 8 4 जा 32 आंसर है। तो तुम्हें पेन नहीं उठाना पड़ता अगर तुम्हें ये चीजें पता है। ये ट्रिक्स आप बना सकते हो जब आपको मैथ्स आता हो। अगर मैथ्स नहीं आएगा तो ये ट्रिक्स आप नहीं बना पाओगे। हाँ लिख लो, काम आएगा। ये फार्मूला इस्तेमाल किया है, ये भी लिख लेना कि इस जगह पे ये इस्तेमाल हुआ। अच्छा जो यहाँ पे किया है, हाँ अगर बैलेंस करना है, क्योंकि देखो जो तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट होगा cos 2 थीटा से cos थीटा ला रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। उस एंगल चेंज होने से क्या चेंज होगा, खाली तुम्हारे cos थीटा की वैल्यू चेंज होगी ना। तो जहां जहां पे cos थीटा मतलब जहां जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर थीटा चेंज करोगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसी से डिवाइड कर दो तो सारे रेशियोज बैलेंस हो जाएंगे। कर सकते हो, हाँ सेम चीज से ऐसा। हाँ जिस रेट से एक बढ़ेगा दूसरा उसी रेट से कम होगा, या दोनों साथ में बढ़ेंगे या दोनों साथ में घटेंगे। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स आप बना सकते हो, इसीलिए हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। मेरा ऐसे मन था तुम्हें थोड़ा बताऊं। आज तुम अच्छा पढ़ने के लिए तैयार हो? बहुत नहीं क्या सर? अच्छा देखो अभी तक बुरा पढ़ा। अब बहुत अच्छा, मतलब आप जब टू एडवांस लेवल की चीजें तुम्हें बतानी पड़ेगी, तो तुम्हारी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। जितना तुम सोच पाओगे, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो एक चीज तुम जानते हो,
मैं आऊँगा, यहाँ से निकलवाना तुम्हारा काम है। तुम जितना डिसिप्लिन और जितना अच्छे से बैठ के पढ़ोगे मैं उतना डेप्थ में ज़्यादा रहूँगा। जिस टाइम में मुझे लगेगा आप तुम्हारा मुंह देख के कि तुम एकदम मुंह उतार के बैठे हो, उस टाइम पे मैं बंद करके बोलूँगा टॉपिक कंप्लीट। अब तुम सोचो, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से तुम्हें मतलब फील आ जाएगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब चीज़ें, फिजिक्स में इनका इस्तेमाल कहाँ पर है, सब चीज़ मिलेगी। ट्रिगो में ये फार्मूला याद रखना, देखो फार्मूला याद है, डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं, आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा होगा। सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन में ही। एडिशन पढ़ा अभी तक, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पढ़ोगे तो बताना, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक फार्मूला बना दूंगा, या तुम अभी बना के दिखा दो मुझे। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बस यही है माइनस का। हाँ, अब वो क्यों आया वो सर बताएंगे। तो ये अगर a है, हाँ इक्वल टू b है, तो जैसा मैंने यहाँ ट्रिक बनाया है वैसा ट्रिक आप यहाँ बनाने की कोशिश करो जरा। cos 2 थीटा के तीनों फार्मूले लिख के देखा करो कौन सा एप्लीकेबल है। तुम्हारा मेन काम क्या है, रूट से सब हटाना। रूट से सब हटाने के लिए मैंने ये फार्मूला इसलिए रखा कि मेरा 1 एलिमिनेट हो जाए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना। तो आपका भी काम यही होगा, 1 को एलिमिनेट करना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपको मैंने है कुछ नहीं है, बेसिकली आपने ये पढ़ा होगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे लेते हैं, टेल जहाँ ज्वाइन होते हैं वहां से लेते हैं, या दोनों का हेड ज्वाइन हो रहा होगा उस पॉइंट पे लेते हैं, पता है ना। अब यहाँ क्या करना है आपको, जैसे मैंने पूछा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मान लो ये हमारा वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर बी है, इनके बीच का ये एंगल थीटा दिया है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। तो प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी लिखने का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन उल्टा कर देना। अब डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो ये माइनस वेक्टर बी हो गया, तो क्या अभी भी इनके बीच का ये एंगल होगा, नहीं, वो साइड होगा। इसका ये इस वाले ए वेक्टर का टेल है, बी वेक्टर का हेड है ये, तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, ये एंगल होगा। ए और बी के बीच में क्या एंगल हो गया, जो थीटा अभी तक थीटा था, थीटा की वैल्यू क्या बन गई 180 माइनस थीटा। तो जब इस फार्मूले में cos 180 माइनस थीटा रखोगे तो माइनस cos थीटा आएगा। 180 माइनस थीटा कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, तो cos कैसा हो जाएगा, तो वही माइनस यहाँ आ जाता है। क्यों, दो वेक्टर को माइनस नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे, ऐड क्यों करोगे, किसको खींचा, तो पेन को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, जरूरी है पेन को खींचोगे ही, कोई बड़ी चीज है उसको कॉम्प्रेस भी तो कर सकते हो ना। एग्जांपल दे सकते हो आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन? नहीं, जरूरत नहीं है, अब मैं वेक्टर पढ़ा ही इसीलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अब मैं इसमें घुसूंगा तो बहुत अंदर जाना पड़ेगा। मैं खाली से समझा रहा हूँ आया क्या है, जो माइनस वेक्टर भी है उसका मतलब क्या है। कोई भी सिलेंडर लेके उसको ऐसे नीचे दबा दो तो कॉम्प्रेस हो गया, पहले सिलेंडर की लेंथ कुछ और थी अब लेंथ कुछ और हो गई, तो दोनों लेंथ को माइनस करोगे तो दिख जाएगा कितना दबाया है तुमने, ठीक है, कितना कॉम्प्रेस किया है, वो वहाँ पे काम आता है। थीटा बाई 2, ठीक है। तो बहुत चीजें होती है, वेक्टर का चेंज निकालना, कोई बॉडी मूव कर रही है, दो वेलोसिटी दी है, पहले इधर जा रही है अब इधर जा रही है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो चेंज कैसे लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर है तो फाइनल वी वेक्टर माइनस इनिशियल वी वेक्टर, तो वहाँ पे तुम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना होगा तुम्हें। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक अलग ही घुस जाएगा और मैं नहीं चाहता वो चीज़। अब ये देखो ये सबको आ गया क्या, 2a sin थीटा बाई 2, जिनको नहीं आया वो देख लो मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2a स्क्वायर को कॉमन लिया,
1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि कॉस 2 थीटा की क्या वैल्यू होती है। जितने फार्मूले हैं सब लिख के रखोगे तो आपको याद आएगा। अब देखो मुझे 1 एलिमिनेट करना है तो तीसरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है जिसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था, वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 एलिमिनेट करना है तो 1 तो चाहिए ही। अब ऊपर वाला फार्मूला मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऊपर वाले में देखो है तो -1, लेकिन कॉस थीटा के पहले भी -1 है तो वो +1 बन जाएगा। मुझे इस 1 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे चाहिए क्या, -1, और मैं फर्स्ट फार्मूला लूंगा तो मुझे +1 मिलेगा, तो एलिमिनेट नहीं हो पाया। सेकेंड लोगे तो आपको -1 मिल जाएगा, तो सेकेंड से एलिमिनेट कर सकते हो। तो r अपन लिखेंगे 2a² 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि मुझे कॉस थीटा चाहिए इसलिए मैंने 2 कर दिया। देखो अब ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 4a² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो दिस इज 2a साइन थीटा बाई 2। जब सर आपको सब्ट्रैक्शन और वेक्टर पढ़ाएंगे तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को ऐसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और ये तुम्हें बहुत जगह पे जो बहुत बड़े बड़े टॉपिक है अपने आप में, जब 30 मार्कान टॉपिक जिसको बोलते हैं रोटेशनल वगैरह, सर्कुलर मोशन रोटेशनल, वहां आप इनका इस्तेमाल करके बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हो बिना पेन उठाए। हाँ, अब उतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि प्लस माइनस आपको आना चाहिए अच्छे से, नहीं तो आप बोलो सर आपने बोला था हमने किया मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया हमसे, तो वो तो हमारी गलती नहीं होगी। फिर जल्दी जल्दी लिख लो। देख बेटा अभी तू फिर गलत लिख रही है, मैंने कैसे लिखा और तूने कैसे लिखा देख। होल अपॉन 2 क्यों लिखा, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर ऐसे पूरा ऐसे लिखोगे इसका मतलब, और मैंने ऐसा लिखा है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। देख के अच्छे से लिखो। पहले वाले में भी ये गलती की थी, फिर तुमने वही गलती की। होल अपॉन 2 नहीं है, देख हाँ तुमने पूरे पर लिखा ना, साइन थीटा बाई 2 नहीं है, थीटा बाई 2 है वो, 2a साइन थीटा बाई 2। हाँ सर थर्ड फॉर्मूला क्या था? कौन सा बनते हो, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। सर तीसरा फॉर्मूला क्या था इसका? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब थीटा। तुम किसी से लेके ना लिख लो, या सेकंड लेक्चर ऑनलाइन होगा उस पर देख लो। हाँ वो पूरा खत्म कर लो। आज के बाद मैं कल है क्या, हाँ कल भी मेरा लेक्चर होगा, गौरव सर का है ना। हाँ वो मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ नहीं नेक्स्ट वीक पूरा, तो अगले वीक वो लेंगे दोनों लेक्चर। ठीक है, तो आज और कल, और उसके बाद फिर मैं 12 तारीख को मिलूँगा। मैं पूरा वीक नहीं हूँ मैं, 1 वीक क्या 2 वीक, 2 वीक हो जाएगा। मैं बाहर जा रहा हूँ ना, मेरे बच्चे की छुट्टी हुई है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े, चले आगे। तो ये हमारा ट्रिगो वाला सेक्शन था। अभी तक हमने अलजेब्रा पूरा पढ़ लिया और ट्रिगो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज ग्राफ वाला पार्ट वो आज खत्म करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम कैलकुलस चालू करेंगे। ये क्या हो गया, एक बात बताओ, एकदम स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट किसको बोलते हैं, डॉट। अगर मैं बोलता हूँ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 डॉट। पॉइंट बोला ना, वन डायमेंशनल।
पॉइंट के पास डायमेंशन होता है? पॉइंट इज व्हाट? सोचो पॉइंट क्या है? एक अगर मैंने स्फीयर बनाया, सुनो, ये एक स्फीयर बनाया, इस स्फीयर का रेडियस मैंने आर रखा, और नहीं ये गेम चल रहा, मारूंगा भी। तो ये मैंने एक स्फीयर बनाया, इसका रेडियस मैंने आर दिया, तो ये क्या कहला रहा है? स्फीयर। सोचो मैं इस आर की वैल्यू कम करूं तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? आर को कम करते करते ऐसे लिखूं मैं, इसका क्या मतलब होता है? अप्रोचेस टू जीरो। क्या मतलब होता है? अप्रोचेस टू जीरो, या इसी को हम बोलते हैं टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। आर इज अप्रोचेस टू जीरो और टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। व्हाट डज इट मीन्स? कि आर पूरा जीरो नहीं होगा, क्योंकि आर जीरो हो गया तो खत्म हो गया ना, तब ये एक तुम स्फीयर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन आर जीरो नहीं है, लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसे आर की वैल्यू नैनोमीटर में हो जाए, मैं बोलूं आर इज इक्वल टू 5 नैनोमीटर, तो क्या आपको वो नैनोमीटर दिखेगा? नहीं दिखेगा। आर को माइक्रोमीटर में ले लिया, एमएम तक तो आप देख पाते हो, एमएम का फ्रैक्शन बनता है तो बड़ा मुश्किल होता है देखने के लिए कि कहां जा रहा है वो। सही बात है कि नहीं? तो एक स्फीयर जिसका आर इज वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि इफ इट इज अप्रोचेस टू जीरो, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। सो व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर where the radius of sphere is approaches to zero। ठीक है, समझ में आया? What is a point? हाँ, पार्ट ऑफ स्फीयर ना बोल के बोल दो इट इज ए स्फीयर whose radius approaches to zero, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। तो पॉइंट आप समझे कि पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, या पॉइंट इज ए स्फीयर whose radius approaches to जीरो। एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो या 6वीं 7वीं से पढ़ रहे हो? अरे मुझे समझाया। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है, जैसे मैं बोलूं r इज इक्वल टू 0.000000000000001 लास्ट में, तो क्या ये पूरा जीरो है? नहीं, लास्ट में 1 कर दिया, पूरा जीरो है नहीं। लेकिन क्या जीरो, मैं इतना लंबा वैल्यू लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये, अब ये लिख दिया, ये तो दिखेगा ना सर? कैसे दिखेगा? इतना छोटा रेडियस का तू बनाएगा कैसे? तू पॉइंट लगाना पड़ेगा ना तुझे। तेरे पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है भाई साहब, वो मिलीमीटर तक मेजरमेंट ले सकता है। तुम बहुत करोगे, वर्नियर कैलिपर ले आओगे, एक नया स्केल जो मिलीमीटर का फ्रैक्शन बताएगा, उससे छोटे फ्रैक्शन के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। मतलब हर स्फीयर बनाने के लिए माइक्रोस्कोप लगाओगे तो उसको हम एक पॉइंट ही बता देंगे ना। तो ये इतना छोटा है, क्या ये जीरो है? नहीं। लेकिन क्या ये जीरो के बहुत पास है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है, जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, यहीं से आपको मैं फील दिलाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलस क्यों बनाया गया। जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का नाम सुनते हो, उसको बनाया क्यों गया? पढ़ाने को तो आपको हर जगह मिल जाएगा कि पढ़ लो खत्म, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन क्यों बनाया गया? इसी जो अप्रोचेस टू जीरो वाली वैल्यूज होती है ना, इनको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए कैलकुलस बनाया गया है। तो स्फीयर क्या है समझ में आया क्या? सॉरी, पॉइंट क्या है समझ आया क्या? क्या है पॉइंट? हाँ, अब मारूंगा मैं। इट इज अ स्फीयर अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा, मोटी अब ये लिखूंगा नहीं, खाली बता रहा हूँ। लाइन क्या होती है तो जानते होगे, कॉम्बिनेशन। हाँ सर, ये लाइन है, पेपर में आ गया था, हाथ काट के चले आएंगे सर, ये लाइन है। बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन जिसका बिगिनिंग और एंड नहीं होता। कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच हैज नो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट।
जैसे मैं बोलता हूँ एक लाइन बनाओ, तो ये यहाँ खड़ी हो गई, इसके उधर भी खड़े हो सकते हो, इधर भी खड़े हो सकते हो, लाइन ही लाइन हो गई ना पूरी ये। तो लाइन का मतलब ये नहीं होता कि किधर से चालू होगी, लाइन सेगमेंट और कहाँ तक जाएगी वो भी नहीं पता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पॉइंट से शुरू होता है फिर एंड। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता होता है, हाँ डिफाइंड होता है। अच्छा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? आप जैसे मैंने आपको पूछा, हाँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, नहीं रे अलग चीज है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो अब क्या करोगे, यहां मैंने ए लिख दिया, यहां मैंने बी लिख दिया, आपने ये बनाया 10 मीटर, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ। अब मैं गया, मैं तो थोड़ा अलग बना दिया, ये बी बनाया, ये ए बनाया, ये भी 10 मीटर। तो ये दोनों, भाई मुझे क्या बोला था, ए बी बनाओ, तुमने ए इधर से स्टार्ट करके बनाया, मैंने ए इधर से स्टार्ट किया, क्या दोनों गलत है क्या? कोई एक नहीं, दोनों सही है, इट इज अ लाइन सेगमेंट। लेकिन मैं बोलता कि ड्रॉ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, तब मुझे ऐसे बनाना पड़ता, अगर मैं ऐसे बनाता तो ये गलत हो जाता। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी का मतलब a line which has magnitude and a particular direction, स्टार्ट पॉइंट भी हो एंड पॉइंट भी हो तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन भी हो हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्यों ऐसा है कि हमने बोला कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी, इसका मतलब ए से स्टार्ट होके बी पर जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ ये एरो देता तो ये सही होता, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। पूरी लाइन में किधर भी आ रहा है। हाँ, अगर तुमसे कोई ऐसे बहुत रिलेटिव आते हैं ना, फंसाने वाला सवाल पूछते हैं, हमारे टाइम पे तो होता था, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, अच्छा जेई नीट कर रहे हो, क्या पढ़े अभी? तुमने बोल दिया वेक्टर, तो पहला सवाल होता है वेक्टर क्या होता है? उनको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, तुम जाके बोल दो अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज वेक्टर। अब वो मुंडी खुजाते बैठेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को खुद ढूंढ के आएंगे तो तुमसे पूछेंगे। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? लाइन सेगमेंट इज स्केलर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज वेक्टर। याद रहेगा लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इन सब के अलावा एक और है रे। रे क्या होता है? डायरेक्शन तो है, हाँ, स्टार्ट पॉइंट है उसके पास, कहां से चलेगा और किधर चलेगा ये पता है, लेकिन कब तक चलेगा ये नहीं पता है। तो मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन डायरेक्शन है, तो रे इज नॉट अ वेक्टर, सॉरी रे इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। रे कभी भी वेक्टर नहीं होता। इतनी चीजें याद रहेंगी। तो रे स्केलर भी नहीं है ना सर? नहीं, रे को आप फिजिकल क्वांटिटी में काउंट कैसे कर रहे हो, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है ना। फिजिकल क्वांटिटी कौन होती है? जिसको आप, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, वही है फिजिकल क्वांटिटी, उसी को फिजिक्स में पढ़ रहे हो। रे इन सबसे अलग है, ये खाली एक स्केच बनाने के काम में आता है कि किस डायरेक्शन में गया होगा कोई, इसका फिजिकल क्वांटिटी से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि रे का मैग्नीट्यूड कभी भी फिक्स नहीं होता। हाँ, लेकिन वेक्टर बनाते तो हर बार ऊपर रे ही बनाते हैं ना। वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। ये एरो बना देना इज नॉट अ रे। हाँ, एरो एंड में ही बनाते हैं ना। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसे अगर एरो बना दूं, मैं ऐसे एरो बना दूं, इसका मतलब भी तो यही है ना, ये यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ। तो ये रे नहीं है। नहीं नहीं, जरूरी एक और हमने ऐसे जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए रे को ऐसे दिखा दिया, मैं इसको भी रे बोल सकता हूँ। हाँ, तो वही ना, तो नहीं ये भाई ऊपर वाला साहब, रे है ना, नहीं, जब मुझे ये दोनों पॉइंट पता हो गए तो ये रे नहीं है। बट वो साइड तो जा रहा है ना। मुझे बस डिस्टेंस अगर ये वैल्यू तुम्हें 10 मीटर मिल गया तो कहाँ जा रहा है? हाँ, तो नहीं ना। तो आगे होगा तो वैल्यू नहीं हुआ तो वेक्टर लिखेंगे क्यों? आगे वेक्टर, होगा तो व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज वेक्टर? डायरेक्टेड। नहीं, व्हाट इज वेक्टर? मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा नहीं तो वेक्टर क्यों होगा वो? हाँ, बराबर। तब तो रे बन गया। बहुत फाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में। और मैग्नीट्यूड नहीं हुआ तो रे बन गया। ठीक है, क्या हो गया? तू बातें क्यों कर रहे? बहुत मस्ती करता है ना।
इसको यहाँ आगे बैठाऊंगा, 12th वालों से पूछो और मैं पीटता हूँ फिर। पाट पुट लगा रहेगा लगातार। हाँ मैं बहुत मारता हूँ। तो लाइन सेगमेंट, एक्टेड लाइन सेगमेंट और रे। काम की बताओ कौन मारता है तुम्हें? अच्छा तुम मार खाए हो पहले? हाँ मैं बहुत मारता हूँ। मैं तो पेरेंट्स जिसको गट्स हो, मेरे पेरेंट्स नहीं पर अलाउ करेंगे मारने को। आधे घंटे बैठा दो मेरे पास, तुम्हारे सामने बैठूंगा और तुम्हारी सारी हरकतें गिनाऊंगा, फिर खुद ही मारने के लिए अलाउ कर देंगे, घर पे भी मारेंगे। एक प्रोग्राम चालू करना है, चाय पर चप्पल। चाय पीने जाओ, पेरेंट्स का चाय पीते पीते इतना उनको मोटिवेट कर दो ना कि तुम वहीं से सुरसुराम लोग होने लगे निकलने के पहले ही। तो ये छोटी छोटी बातें थी, लाइन सेगमेंट, एक्टेड लाइन सेगमेंट और रे। ये इसका कोई काम नहीं है, खाली तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। आगे क्या आएगा जो आप पढ़ोगे, जिनकी जरूरत होगी, सबसे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल कितने होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं इसमें से याद करता हूँ, हमें जो ज़्यादा पढ़ना है वो कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा पढ़ना है? पहले मैं कोई भी जनरल ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ, आपको खुद ही बताना है फटाफट से। ये तुम्हें आता होगा, मैं पैसे लिख दूंगा, आपको नोट कर लेना है। मान लो ये इसका बेस है B, ये इसका हाइट है H, ये वाला एंगल 1 है, ये 2 है और ये टोटल 3 है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल कितना होता है इसमें? एक ट्राइंगल में 180 डिग्री। एरिया क्या होता है इस ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में ये कौन है? BH। कौन है इसमें? H इज द हाइट एंड B इज द बेस। अच्छा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इसको x बोल दूं, तो x को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल ना। तो किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? हाँ नहीं। हाँ मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ना। मतलब जिस मैं जैसे ये वाला एक्सटीरियर एंगल पूछूंगा तो इसका एडजेसेंट एंगल छोड़ दूंगा 1 और 3। अगर मैं ये एक्सटीरियर एंगल पूछता तो इसका एडजेसेंट 3 है, 3 को छोड़ता 1 + 2, यहां लिखता तो 2 + 3। ठीक है। इसके बाद जो हमें बहुत सारा इस्तेमाल करना है अपने टॉपिक में, उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? सारे एंगल 60। हाँ सारे साइड से इक्वल होंगे। थोड़ा सा इसको कम करके बनाना पड़ेगा क्योंकि ये L सारे साइड से इक्वल हो जाते हैं। ये सब एंगल भी कितने हो जाते हैं? इक्वल। करेक्ट। 60 डिग्री। इसका एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। कैसे आता है? ए ले लो, तुम ए पढ़े हो तो इसको ए मान लो। एल लेते तो L² बनता, इसलिए मैंने ए कर दिया। एरिया कैसे लिखोगे? तो बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही है ना एरिया। पिटेगा। देखो 3-4 लेक्चर हो गए हैं, अब पिटने में कोई बुराई नहीं है। तू नहीं जी। हाँ बहुत मार पड़ेगी। तो बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस कितना है? ए। यार आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, मुझे फिर मजा नहीं आएगा, फिर मैं यही लिख के आगे बढ़ जाऊं क्या? ये इन्वॉल्व हो रहा हूँ, बाल खींच रहे दूसरे के, इसमें इन्वॉल्व होना है, वहां नहीं। इसको देखो गहरी नींद में बैठी है। तो नीट में है क्या?
जेई में है ना, तो एक्टिव होके पढ़ो ना, तो बेसिक मैथ्स ही है बिल्कुल। अभी तो मैं स्टार्ट ही नहीं किया फिजिक्स। तो हाइट अब ऐसे लिखना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा a/2। जैसे ही a/2 बना, ये डिस्टेंस a है, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। x स्क्वायर क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इन द रूट, और 4 माइनस 1 3, तो रूट 3a स्क्वायर बाई 4, मतलब a/2 बाहर आ गया। तो ये डिस्टेंस होता है रूट 3a/2। हाँ, एल साइन से करना है, उससे भी कर लो। मैं तो सिंपल कैलकुलेशन को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मुझे मजा आता है कैलकुलेशन को बढ़ा के दिखाने में। तो हाइट क्या लिखोगे, रूट 3/2 है। कितना हो गया ये, ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। अच्छा, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, अगर मैं यहां एक दूसरी लाइन ऐसे बना दूं और एक लाइन ऐसे बना दिया, तो ये जिस पॉइंट को कट करते हैं इसको जी पॉइंट बोलते हैं, सेंट्रॉइड है। क्या आपको पता है ये लाइन है, ये हाइट को 2:1 में बांटती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये लाइन हाइट को 2:1 में बांटती है। इन सब को इस्तेमाल करेंगे आगे फिजिक्स में, तब मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए आज बता दे रहा हूँ अच्छे से। ये डी, ये पॉइंट जी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जी, या फिर बी जी, या फिर सी जी, तो प्रैक्टिकली एक चीज तो पता है। देखो, दो तरीके से करते हैं। पहले मैं बेसिक से करूंगा ताकि आपको ट्रिगो का भी प्रैक्टिस हो जाए, फिर एक लाइन वाला भी बताऊंगा। एक बात बताओ, ये लाइन जो ऐसे बनी है, क्या ये टोटल 60 था, तो ये 30 डिग्री एंगल बना देगा, बनेगा ना। इसको मैं x बोल देता हूँ। क्यों, सेंटर से पास हो रही है लाइन। कोई भी लाइन कॉर्नर से निकल के सेंटर से पास होगी तो पक्का वो एंगल को बाइसेक्ट ही करती है ना। हाँ, तो ज्योमेट्री का रूल है ना, एंगल बाइसेक्टर। तो अभी 30 हुआ, तो एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ट्राइंगल ADG। जरा इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल ऐसे दिखेगा। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये आपको पता है a/2, ये मैंने आपसे पूछा x। तो जनरली जब एक थीटा और एक साइड पता हो और रिमेनिंग कोई भी साइड पूछे आपसे, तो आप ट्रिगो से आया करो, ट्रिगो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो अगर मैं यहाँ ट्रिगो अप्लाई करूँ तो x आपको निकालना है, अननोन साइड को न्यूमरेटर बना दो और जो नोन साइड है उसको डिनोमिनेटर। तो क्या बन जाएगा ये, एडजेसेंट हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, h/a होता है sec थीटा। सही है, 2√3 आएगा ना नहीं, √3 आएगा। अब ये कितना बन गया, इसको जरा यहां लिखो। तो a/2 sec 30 की वैल्यू, x कितना आ गया, ये आ गया, ये वाला डिस्टेंस है a/√3। अच्छा, आप सिमेट्री से ये तो बोल सकते हैं, सिमेट्री यूज कर सके कि ये डिस्टेंस भी x ही होगा अपना, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x। सब सेंट्रॉइड पॉइंट है। तो भाई ये भी 2 है, ये भी, इसका 2:1 मतलब ये 2 और यहां से यहां तक ये 1, ये सही। हाँ, समझा जो हाँ, क्योंकि ट्रायंगल के तुम्हें ये दिख रहा है ना कि अब वो मेरे पास बिल्कुल प्रिसाइज नहीं बना पा रहा हूँ मैं, तो वो तो ठीक है। हाँ, साइड लंबी दिख रही है खाली। अब देखो, जितना लंबा ये है उतना लंबा ये भी करता तो यहाँ कहीं आता, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब ये x तो ये भी x। जरा ऐसे ही मान लो ये y है, y मतलब ये वाली लाइन,
ये y होगा तो ये भी y होगा, और क्या ये वाला डिस्टेंस भी y होने वाला है, तो y की वैल्यू लिखो। तो इसी ट्रायंगल में अगर मैं y लिखूं तो y बाई a बाई 2 क्या बनेगा, Isn't it 1030? सर ऊपर वाला x थोड़ी होगा, हाँ ऊपर वाला x थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? अगर वो x हुआ तो फिर वो नीचे वाला 1:2 के रेशियो से मिल जाएगा। हाँ? अगर वो x हुआ तो जो नीचे वाला 1:2 रेशियो जो y है वो भाई 1:2 नहीं 2:1, मतलब वही वो दोनों अलग है। नीचे x/2 नीचे 2x आ जाएगा। सर कटेगा हाफ x आएगा। ना, नीचे हाफ एक्स आएगा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे होता है। हाफ x मतलब बाद में फिर सबका हाइट सेम हो जाएगा ना। करने दे। ये आज हो जाएगा, फिर तुम्हें बताऊंगा, तुम पूछना। जो तुम बोल रहे हो ये प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, जरा देखे होते तो ये सवाल नहीं करते। यहाँ से a को क्या लिखोगे, a/2 इंटू 1/√3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई। अब जरा देखो ये डिस्टेंस कितना है, a/2√3, ये 1 है। ये टोटल कोई भी सेंट्राइड से पास होने वाली लाइन जो कॉर्नर से पास हो रही होगी, क्या हाइट को 2:1 में बांटती है? टोटल हाइट कितनी है, 3a/2, √3a/2 ना। अगर √3a/2 का 1/3 करोगे तो यही आंसर आएगा, और 2/3 करोगे तो a/√3 आएगा। तो आप बोल रहे हो, ठीक है, करके देखो। टोटल 3 शेयर है, 2:1 में बटा, तो ये वाला पार्ट 1 ले गया ना, 1/3 ऑफ द हाइट, 1/3 ऑफ √3a/2 करो, a/2 √3, वहां से भी आप निकाल सकते थे। मैं अगर मुझे करना होता ये, तो मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड यूज करता। मैं ऐसे लिखता कि 2/3 x की वैल्यू के लिए ऑफ टोटल हाइट, क्योंकि कितने में बांटता है वो, 2/3, 2:1 में, टोटल 3 है, उसका 2/3 कौन रखा है, x, कोई भी सही। तो h कितना है अपने पास, h है √3a/2, तो ये हो गया √3, ये कैंसिल हो गया। मैं एक लाइन में बोलता कि x की वैल्यू a/√3, और 1/3 ऑफ h करते तो a/2 √3, a/√3 और a/2 √3 को जोड़ो, आपको वही मिलेगा √3a/2। सर ये तीनों जो लाइंस इक्वल होगी ना। हाँ, ए लिखा हुआ है ना, इसलिए तो हम स्केल से बनाओगे तो परफेक्ट वो तुम्हें दिखेगा। स्केल पे मेजरमेंट लोगे, जितना ये x होगा उतना ये x होगा, उतना ही ये x होगा। समझा अभी जी? दिमाग लगाओ, सब झंझना जाएगा दिमाग। नोट कर लो। दो परपेंडिकुलर में लेना है इसी पे। नहीं, परपेंडिकुलर यहाँ है ये, सर ये रेशियो 2:1 होगा ना। हाँ, ये 2 होगा, ये 1 होगा। कोई भी लाइन जो कॉर्नर से सेंट्रॉइड से पास होती हुई जाती है, वो पूरी लाइन 2:1 में बांटती है किसको, हाइट को। तो अब देख के समझ जाओगे कौन सा ट्वाइस होगा और कौन सा नहीं होगा। जो छोटा होगा वो 1 होगा, जो बड़ा होगा वो 2 होगा। 2/3 बड़ी साइड, 1/3 छोटी साइड। ज्यादा टफ हो गया क्या? ये सब जानते थे ना पहले से। हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टफनेस थोड़ा बढ़ाना है मुझे। क्यों हीरो, तुम गए कहाँ थे वैसे, आए क्यों नहीं थे लास्ट लेक्चर? हाँ, तो अब टूल्स क्या, यहाँ तुम्हें गाड़ी खोलना है। जितने टूल्स थे हो गए सारे टूल्स, उतना टूल्स तैयार कर लो बस। इतना टूल्स रखोगे आप ना, तो छोटी मोटी जितनी जरूरतें होंगी पूरी कर लोगे। अब पूरी गाड़ी ही असेंबल करनी होगी तो नई मशीन चाहिए, वो मशीन अभी तुम्हारे काम की नहीं है।
ये सारे साइड्स ए हैं, तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला सारों मिलाएंगे तो कितना बनता है 360। कितना बनता है? तो 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360। इसका एरिया क्या होता है? अच्छा, इसमें और क्या लिखते हैं? पेरीमीटर बोलो। हाँ, इसका डायगोनल लेंथ a√2, ये आपका डायगोनल लेंथ हुआ। a√2। अच्छा, ये भी तो एक डायगोनल लेंथ ही है ना, ये भी a√2, कोई भी डायगोनल लेंथ लिया। जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ द डायगोनल। अब जरा देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन कॉर्नर से सेंटर पे जा रही है, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा होगा। टोटल कितना था? 90। तो ये कितना? 45। ये भी कितना हुआ? तो ये क्या हुआ? यहां भी ये 45, ये भी 45, तो ये एंगल कितना? 90। यहाँ ये 45, ये भी 45, तो ये कितना हुआ? 90। ऐसे ये भी 45। तो सेंटर पे कोई भी डायगोनल की जो लाइन जो है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो कॉर्नर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए डायगोनल पे, तो ये हाफ ऑफ a√2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि कॉर्नर से अगर मैं बोलूं एक डायगोनल है, उस पे कॉर्नर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भेजो। हाँ, a/√2। तो इस केस में यही आ रहा है, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है? रोम्बस की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर इन रोम्बस। अगर यही चीज मैं तुमसे रेक्टेंगल में पूछूं, रेक्टेंगल बनाओ, ये लेंथ L, ये B, ABCD। इस रेक्टेंगल में आपको बोलूं इसका एरिया क्या है, जरा बताओ। लेंथ इंटू ब्रेथ ना। पेरीमीटर बोलो। 2l + b। क्यों मस्ती कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सही में ऑन कैमरा बोल रहा हूँ फिर से ये बात। अगर नहीं ढंग से पढ़ोगे तो मुझे बैच स्विच करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, और मैं बहुत ऐसा, मुझे मज़ा नहीं आता तो मुझे पढ़ाने में मन नहीं करता, क्योंकि पैसा तो बहुत जगह था कमाने का। पैसा अगर छोड़ के आए हैं पढ़ाने को, तो कहीं ना कहीं पैशन की बात है। और पैशन, मैं CS ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। CS ग्रेजुएट की आज भी डिमांड है। 2012 पास आउट हो तो बहुत डिमांड थी। नहीं किया नौकरी, मेरा पैशन है। तो मस्ती करो, हंसा रहा हूँ ना, लेकिन लगातार मस्ती मत करो। मैं कुछ भी करूँ तो मस्ती किए जा रहे हो। पढ़ो तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। जितना डेप्थ में जाओगे उतना डेप्थ में पढ़ाऊंगा। तुम्हें सारे एडवांस के क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे नोट्स में ही, PYQ। बस बताऊंगा नहीं कि एडवांस का है, क्योंकि तुम तब करोगे नहीं ना। हाँ, लेकिन तुम्हें मिल जाएंगे। एरिया हो गया और पेरीमीटर हो गया। इसमें डायगोनल कितना होता है? वेरी गुड। डायगोनल लेंथ कितना है? L² + B²। एक बात बताओ, क्या ये भी डायगोनल लेंथ है? क्या ये भी √L² + B²? क्या ये इसका सेंटर कहलाएगा? अच्छा, अगर मैं यहां पूछूं कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है अपने को, तो कॉर्नर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर, तो इसमें हमने क्या लिखा था? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
एनी कॉर्नर, क्या a बाई रूट टू आ गया था, रूट टू a बाई टू ना, रूट टू a बाई टू। अरे पूरा डायगोनल है, इसका आधा ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कॉर्नर से, तो रूट टू a का हाफ कितना होता है, a बाई रूट टू। रूट टू a का हाफ कितना होता है, सबको समझ में आया? अरे हाँ बोलो। यहां क्या लिखूं, टोटल डायगोनल लेंथ कितनी है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। समझा सबको? कोई दिक्कत? अरे बोलो, दिक्कत है? गलत है क्योंकि वो 90 नहीं बनता है। हाँ, ये गलत है। और जब perpendicular क्यों गलत है? क्योंकि बाइसेक्ट नहीं कर रहे। क्योंकि ये वाला एंगल 45 नहीं होता, ये वाला एंगल भी 45 नहीं है। हाँ, 60 जरूरी नहीं है 60 हो, कोई अभी वैल्यू के साथ होगा। क्यों नहीं है जरा सोचो ध्यान से। आओ इस पर थोड़ी पीएचडी करते हैं। अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं ए बी सी, समझना ए बी सी, तो ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ये लेंथ कितनी है b और ये कितना है l। क्या मैं tan थीटा को लिखूंगा b बाई एल, tan थीटा को क्या लिखूंगा मैं, सोचो अगर ये tan थीटा को b बाई एल लिखा मैंने, तो अगर एक कंडीशन बनाऊं मैं कि b बड़ा है l से, तो क्या जो ये tan थीटा की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1, और tan की 1 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होती है, tan 60 45 के ऊपर, तो क्या यहां से मुझे थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी मिल जाएगी? हाँ, tan थीटा अगर 1 से बड़ा है तो थीटा 45 से बड़ा होगा ना। tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 1 बाई रूट 3, tan 45 1, tan 60 रूट 3 विच इज 1.732। तो जब 60 पे पहुंचे तो क्या 1 से बड़ी वैल्यू मिल गई ना। तो मैंने क्या बोला, tan थीटा की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए tan थीटा 1 से बड़ा हो। तो 45 पे 1 है, तो 46 पे करोगे तो 1.002 आ जाएगा मान लो। तो 45 के ऊपर थीटा जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं है? तो वही तो लिखा है मैंने, थीटा बड़ा हो गया 45 से। दूसरे केस में इफ b इज लेस देन l, अच्छा तुम ये रेफरेंस का डायग्राम देख के नहीं बोल रहे हो, ये डायग्राम तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, मेरा ये b कम है l से, तो इफ b इज लेस देन l, tan थीटा कितना होगा भाई, न्यूमरेटर छोटा हो गया तो लेस देन 1, तो अब थीटा कितना आना चाहिए, लेस देन 45। अच्छा ये 45 कब हो सकता है, जब b और l दोनों इक्वल हो जाए, तो ये स्क्वायर बन गया। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ही तभी होगी जब इधर b और l दोनों में से कोई एक बड़ा हो। तो इन दोनों कंडीशन में ये वाला एंगल इधर लेस देन 45 होगा और ग्रेटर देन 45 होगा। अब इस केस में लेस देन है, अगर b बड़ा कर दिया, मैंने ये ऐसा बना दिया रेक्टेंगल कि ये मेरा b है, ये मेरा l है और ये डायगोनल। अब तो b बड़ा हो गया ना, तो इसके 45 से बड़ी वैल्यू आ गई ना। तो मतलब अगर एक जनरल टर्म में बोलना हो तो क्या आप ये बोलोगे कि दिस वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 45, इट मे बी लेस देन और ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं, ट्राइंगल BAD, तो सेम सिनेरियो यहां पर भी काम करेगा। और ये दोनों अगर 45 से कम हो गए मान लो, तो ये वाली वैल्यू क्या 90 से बड़ी हो जाएगी, ऑब्ट्यूज बन जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज 45 से ज्यादा हो गए तो ये एक्यूट बन जाएगा, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू। सेंटर पॉइंट पे जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पर नहीं होता रेक्टेंगल में। दैट इज व्हाई रेक्टेंगल इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। क्लियर? लेकिन मैंने सवाल क्या पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। इसकी जरूरत नहीं थी, ये खाली तुम्हें समझाने के लिए लिखा था।
कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ डायगोनल पर, उसका डिस्टेंस उतना, उसका लेंथ कितना होगा? नहीं सर, करो, वही तो पूछो, ड्रॉ करो, देखता हूँ कितनी अच्छी मैथ्स आप लोगों की है। नहीं कैलकुलेशन से मैं यहाँ लिखता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन डायगोनल फ्रॉम एनी कॉर्नर। ये देखो ऐसा है, हाँ क्यों करेगा ये? 2:1 में क्यों डिवाइड करेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही कर सकता ना 2:1 में, डायगोनल को 2:1 में डिवाइड क्यों करेगा? वो ट्रायंगल का रूल था ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का, वो जो सेंट्रॉइड से पास होने वाली लाइन है वो हाइट का 2/3 हो जाता है। हर जगह नहीं, वो खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल में काम करता है, हर जगह मत लगाओ इसको। कैसे, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। ये हमारा ये लाइन है, नहीं आएगा तो मैं हूं ना याद कराने को। अरे यार वही तो चैलेंज है। मेरे मुंह से अच्छे अच्छे शब्द भी निकलते हैं, लेकिन कैमरे पे हुई रिकॉर्डिंग जाएगा यूट्यूब पे। हाँ? मान लो नहीं निकाला तो तुम लोगों को भी सुनने का मन है? देखो आओ मैं करता हूँ, सब हाथ बांध के बैठे हैं। हाँ करो करो। यहाँ से मैं यहाँ पे लाइन बना दूँ, करना क्या है बता दो दूँ। यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये लाइन आएगी, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपको कैलकुलेट करना है कि इस वाइट लाइन की लेंथ कितनी है। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये मैं इस्तेमाल करूंगा जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जेई एडवांस 2016 में एक सवाल आया है, उसमें यही लाके लोगों को फंसा दिया था। और हाँ, मैं तुम्हें वो 16 का सवाल ना जब पढ़ाऊंगा वो टॉपिक, वो ऐसे ऑनलाइन दिखाऊंगा जो टॉपिक पढ़ाऊंगा। 18% लोगों ने सही किया था बस। सोचो 15 लाख में से पहले ही काउंटर करके 2.5 लाख लोग को सिलेक्ट करते हैं, वो 2.5 लाख आउट ऑफ 15 लाख। उस 2.5 लाख का 18% बच्चे जोड़ लो कितना होता है? 20 से 25 हजार बच्चों ने सही किया था बस। क्यों होता है? क्योंकि जनरली हम लोग भी आज के 5 साल पहले के मेरे वीडियोस देखोगे ना, तो मैं भी ये नहीं पढ़ाता था, लेकिन जब मैंने देखा ना कि ऐसे सवालों में लोग हंसते हैं, क्योंकि स्क्वायर सब कर लेते हैं, और यही स्क्वायर का ना अभी भी तुम जाके पूछना सब यही बताएंगे। और इसको करके आओगे, जो जेई और नीट का जो पेपर है ना बच्चों, वो तुम्हारे माइंड सेट के साथ खेलता है। जो टीचर पेपर बना रहा है ना, वो सालों सालों से पढ़ाता है, उसको पता है तुम कहाँ गलती करोगे, और वो गलती करके तुम्हें कौन सा आंसर आएगा, वो ऑप्शन ए रहता है हमेशा। जो गलती करके आंसर लाओगे ना, वो पहला ही ऑप्शन होता है। और जब तुम ये रखोगे, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन लिखा, तुम टिक किए, जय बजरंगबली से ही कर दिया, +4 तो हो गया, IIT सिलेक्शन हो गया, बाद में देखे कि -6 हो गया। तो ये चीज दिक्कत करती है, इसलिए मुझे मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है। ये डरो मत, बहुत आसान है। मैं कुछ हिंट दूं? सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हो, ट्रिगो से भी कर सकते हो। देखो तुम लोग ये सब पढ़े हुए हो, लेकिन नई नई चीज मिल रही है ना, यही फिजिक्स में काम आएंगी। मैं कराता हूँ, तुम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव किया, आइए कुछ और मेथड से सोचते हैं, क्योंकि एक मेथड ने हमेशा एक ऑल्टरनेट तैयार करके रखो। हाँ पाइथागोरस से भी कर सकते हो, मैं ट्रिगो, तूने सही किया, मेरा से बराबर ही है। तो मैं हमेशा ना ऑल्टरनेट तैयार करके रखूँ, क्योंकि जब क्या होता है, जब आप पेपर में बैठते हो, आप 10वीं लिख के आए हो, आपको समझ में आया, कई बार आपको चीजें आती लेकिन स्ट्राइक ही नहीं करती। 2-3 मेथड होगा तो कोई ना कोई तो स्ट्राइक कर ही जाएगा। अब हर जगह 2-3 मेथड पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां पॉसिबल है वहां सोचना चाहिए। ये वाला एंगल अगर मैं देखूं तो क्या ये एंगल थीटा दिख रहा है अपने को? जरा देखो, एक ट्राइंगल, इसको ई मान लिया मैंने, क्या अपने को एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा है? ट्राइंगल AED, ये 90 डिग्री है, ये बी, तो ये भी बी हुआ, सही है ना? अब मुझे बताओ, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मैं इसको D मान लेता हूँ,
तो क्या मैं लिखूंगा इस ट्राइंगल में डी अननोन है लेकिन बी तो अपने को पता है, डी बाई बी लिखा तो 90 के सामने हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने अपोजिट है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या यहां से डी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। अब एक दूसरा ट्राइंगल देखो ए डी सी, अगर मैं ये ए डी सी ट्राइंगल देखूं तो ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल में ये लेंथ एल है, ये बी है, तो ये कितना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला एंगल थीटा। जरा देखो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, एल अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 1 में जाओ, डी लिखो तो एल बी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी। समझा? सर नीचे वाला नहीं समझा। अरे दीदी यहाँ साइन थीटा की वैल्यू ये रखो तो एल वाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें बी से मल्टीप्लाई करो तो एल बी अपॉन दिस। नहीं समझा? हाँ या ना? समझा? तुझे समझा? पक्का? तो तुम सब जानते हो उसका एक जो एडिशनल लेवल है ना, जो कैलकुलेट करवाना पड़ता है, जो हमें फिजिक्स में काम आएगा, वो मैंने करवा दिया। अब सोचो ये बहुत टफ काम है क्या ये? तुमने किससे प्रूव किया? सिंगल ट्राइंगल से, जो आपने 7वीं 8वीं से चालू कर देते हैं आप लोग, 8 से स्टार्ट करते हो। एडवांस में 18% लोग ही क्यों सही कर पाए? उस टाइप की चीज की प्रैक्टिस ही नहीं किए, उनके दिमाग में ही नहीं थी ये चीज, जैसे आपके दिमाग में नहीं थी, आपने ये बोल दिया था खट से। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक ना बहुत ब्लंडर होती है, ये पाप है, पाप मत करना। लिखो, इसको लिख के गलत काटना ताकि तुम्हें याद रहे, और लिख देना मैं गधा हूं। लड़कियां नहीं लिखेंगी, लड़कियां गधे ही लिखेंगी, नहीं लिखेंगी। ये रेक्टेंगल, हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं बता ना। दीदी साइन थीटा की वैल्यू नीचे से क्या आई देखो, ये साइन थीटा क्यों लगा दिया? गाने सुनते हुए करेगी ना? हाँ क्या कुछ और बता ना हमें भी कुछ और, क्या कर, गाना सुनते सुनते और क्या कर सकते हैं? नाच सकते हैं बस, गाना सुनते सुनते नाचना ही होता है, और क्या कर सकते हैं? गाना सुनते अलाइनमेंट सही है कि नहीं है इसका? लिख चुके पूरा? लिख लो। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी फिर ठंडी होगी, फिर बंद कर दूंगा। जैकेट पहन जाओ ना, तो यहाँ तो ठंडी लग रही है। चलो लिख चुके। हाँ गर्मी तो बहुत है, वो तो चालू है ना भाई। किसने किया ये? किया तुम ही लोगों ने, तो ठंडी तुम्हें लगेगी ना। लिख चुके हैं। बच्चों प्रॉपर नोट्स बना के लिखना ये चीजें, ये तुम्हें नहीं मिलेंगी कहीं। मतलब ये सब ऐसा अज्यूम होता है कि 7वीं 8वीं में पढ़े हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग एक बार इसको अच्छे से नोट्स में लिखते जाओ। मेरा काम यहाँ क्या था, खाली ग्राफ पढ़ा देना, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, इनके ग्राफ पढ़ाने थे मुझे, लेकिन मैं उसके पहले पढ़ा दिया। चलो आगे बढ़े।
हाँ शायद तो नहीं आएगी क्या कल, ऐसा पूछ रही है। मैंने वैसा बोला है प्रीति को कि मेरा रखो, क्योंकि मेरा 2 वीक नहीं होगा तो मेरा जो सोच के चल रहा हूँ वो टॉपिक नहीं खत्म हो पाएगा ना। और फिर ऐसा बहुत लगता है कि 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ एक ही टॉपिक। चले आगे। हाँ सर चलो आज। कोई लिख रहा है? आइए, अब आप जानते हैं चीजों को। सर्कल के बारे में आपको पता है क्या? क्या पता है? एक बड़ा सा ऐसे गोला होता है, उसको सर्कल बोलते हैं। रेडियस r, डायमीटर इसका 12 होता है, 2r होता है। किसी एक पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन बना दी जाए ऐसे कॉर्नर पे तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। किसी 2 पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन हो जाए तो, क्या बात है, आप सब जानते हो। इसका एरिया क्या होता है? इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है? और कुछ होता है क्या इसमें? आपको एक चीज पता है? कॉर्ड होता है, कॉर्ड। कॉर्ड होता है, ठीक है, होने दो जो होता है। बहुत कुछ होता है, क्या क्या बताए। स्फीयर क्या होता है? 3D सर्कल। r रेडियस, डायमीटर 2r, टेंजेंट वही, सेकेंड वही। अब 3D जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें वॉल्यूम डिफाइन करना पड़ता है। हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसका सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया कितना होता है? आपको पता है स्फीयर से, जैसे इस पॉइंट पर सेंटर से ये लाइन ऐसे पास किया तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। टेंजेंट से बनता है ना, तो टेंजेंट से बनता है मतलब यही लाइन तो हुई ना, यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे देखो तो ये टेंजेंट वाली लाइन ही तो है ना, तो ये पता है ना। तो कब, अरे इधर देख, इस पॉइंट पे सुनो 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 सुनो, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट ऐसा होगा। यहां से एक लाइन अगर ऐसे बना दी इस पॉइंट पे तो ये 90, तो ये भी तो 90 ही, तभी तो टोटल लाइन 180 बनाएगी, स्ट्रेट लाइन है तो ये आप जानते हो। क्योंकि कभी भी आपको स्फीयर में बोले ड्रॉ अ नॉर्मल, तो आप क्या करोगे, एक ऐसी लाइन बनाओगे जो सेंटर से पास हो रही हो। कहां से पास हो रही हो? सेंटर से। स्फीयर के बाद सिलेंडर। सिलेंडर जानते हो आप? सिलेंडर क्या होता है? ऐसा दिखता है ना, इसकी हाइट मान लो ये h, हाँ टेढ़ा दिख रहा है। मेरी थोड़ी डायग्राम में बहुत अच्छा बनाता हूँ इसलिए मुझे टेढ़ा बनाना आता है। अरे यार उसमें समझ नहीं आता, वो बहुत बेकार बनाता है। वॉल्यूम क्या है मुझे मतलब एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? दिस इज 2 पाई आर एच, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से अलग अलग होता है वो। बॉटल है किसी के पास? बिल्कुल सिलिंड्रिकल बॉटल टाइप का, वो नहीं, वो नहीं। हाँ अरे ज्यादा सिलेंडर क्या होता है? हो गया सिलेंडर, मिल गया। ऐसे ये है ना, तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये जो एरिया है इसका, अब ऐसा पिचका पुचका नहीं रहता, वो सीधा रहता है। ये जो एरिया इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो है टॉप पे देखोगे इसमें गोला दिखेगा ना, ऐसे गोला जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलेंगे?
और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस सरफेस एरिया अगर लिख दोगे वो होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बनता है वो? टोटल सरफेस एरिया, जिसको आप टीएसए बोलते हो, 2 पाई आर एच प्लस आर। इन दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा ना, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर। बड़ा मैथ्स पढ़ा दिया, मैं खुद ही स्टार्टिंग के 20 दिन भूल जाता हूँ कि मुझे फिजिक्स भी आती है, मैथ्स ही पढ़ाना पड़ता है। कौन बताओ, कौन कौन? हाँ सही बोल दिए तुम लोग। वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा, और ये बताओ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? बच्चों सुनो सुनो, अभी तक तुम्हें चीजें पता थी जो पढ़ाई गई है, अब कुछ नई चीजें आएंगी और इन चीजों को थोड़ा सा अब तक देखो मस्ती मस्ती में किया ना, आधे घंटे में 15-20 मिनट खाली खूब चुपचाप बैठना, क्योंकि अभी आज जो पढ़ोगे, देखो ट्रिको क्या है, याद रखने वाला फॉर्मूला है, ये भी सब याद रखने वाला किया। अब लॉजिक वाला करेंगे। आज जो करोगे तुम्हारा 30 to 40% फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिजिक्स और केम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आज के लेक्चर पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ग्राफ पढ़ना सीखेंगे, ग्राफ बनाते कैसे हैं, ग्राफ से आइडिया क्या क्या निकालते हैं, और देखो ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ग्राफ वाले सारे पॉइंट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले अपने को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y is equal to mx plus c. What is c? This is y intercept. और m क्या होता है यहाँ पे? स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मैं अब यहाँ पे ये चीज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर करना है तो ये वाला डिस्टेंस अपना y2 माइनस y1 है, ये डिस्टेंस अपना कौन है? x2 माइनस x1। सोचो अगर ये थीटा ले लिया जाए तो tan थीटा बन जाएगा, तो क्या मैं स्लोप को बोलूंगा tan थीटा? क्या बोलूंगा स्लोप को? अच्छा, स्लोप को मैंने बोल दिया tan थीटा। यहां पर याद रखना है कि थीटा कैसे लेना है, वेयर थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस in anti-clockwise direction. How to take theta? x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव मतलब राइट साइड वाला, एंटी क्लॉकवाइज में। अब जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना होगा, अब मुझे पता है आपको आता है सबको प्लॉट करना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे अपने को काम आएगा ऐसा ग्राफ बनाना, ऐसा कोई भी इक्वेशन लिख के आएगा, इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये लीनियर वेरिएशन के इक्वेशन है। कैसे बता? मतलब कहीं भी लिखा होगा मतलब y प्रोपोर्शनल x है, ऐसा। कोई भी ग्राफ बनाना है तो स्टार्ट कहाँ, देखो सब छापने में जुट गए, पहले देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ बनना चालू कहाँ से होगा, ये y इंटरसेप्ट देखते हैं, क्या इसमें y इंटरसेप्ट आ रहा है, मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से चालू नहीं होगा, y इंटरसेप्ट प्लस में है, मतलब यहाँ कहीं से चालू होगा। सबसे पहले ये देख लेंगे, अगर जीरो होगा तो y इज इक्वल टू mx हो गया ना, वो जीरो होगा तो जीरो से चालू होगा, माइनस c होगा तो नीचे से चालू होगा। अभी मैं यहाँ से चालू करूँगी क्योंकि मुझे प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही तुम्हें ये पता चल कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, आपको क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बना लेना चाहिए, ये वाली लाइन। ठीक है, बन गया। अब आपको देखना है ये वाली वैल्यू जो x के साथ जुड़ा है, मतलब जो तुम्हारा स्लोप है, ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव?
स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप कौन बता रहा है? tan थीटा। कौन बता रहा है स्लोप? स्लोप कौन बता रहा है? अच्छा, tan थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। 180 से 270 मतलब होता नहीं जाएंगे ना, हम 0 से 180 में स्विच करते हैं ना। ये भी 0 से 180 है, ये भी 0 से 180 है। एक लाइन है, ये भी 180 है, ये भी 180, तो मैं 180 तक ही खेलता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं रहूंगा तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा? क्योंकि सब पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 90, लेकिन 90 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 10 90 इनफाइनाइट होता है। यहाँ स्लोप फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एक्सिस बना दिया मैंने। अब ये एक्स एक्सिस बनाते ही फिर मैंने देखा कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। स्लोप मुझे पॉजिटिव दिखा, इसका मतलब समझ गया मैं कि tan थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, और tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब थीटा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 से कम का मतलब एक्यूट होना चाहिए। और बनेगा कहां से? जो ये लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा लेना है। तो एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की उल्टा, ऐसे जाना पड़ेगा। सोचो अगर यहां पहुंच गए तो क्या 90 हो जाएगा? अरे एंगल, तो मुझे इन दोनों के बीच में ही कहीं जाना पड़ेगा। अगर परफेक्ट डेटा दिया है तो थीटा मिल जाएगा, परफेक्ट डेटा नहीं दिया है तो इन दोनों के बीच में कहीं रैंडम बना दो, दिस इज योर ग्राफ। अब ये मैं एक लाइन मुझे हटाना पड़ेगा, यहाँ बीच में ये जो ये लाइन बनी थी ऐसे, ये वाला हमारा थीटा हो गया और ये हमारे स्लोप को दिखा रहे हैं। और ये स्लोप जो यहाँ आएगा ना बेटा, ये भी तो राइट साइड से ले, अगर ऐसे राइट साइड से ले लो तो ये भी थीटा ही होगा। एक स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी स्लोप लिखोगे वो थीटा होगा, लेकिन स्लोप लिखना कैसे है? पहले पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब राइट साइड से, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही थीटा लेना है आपको। कैसे थीटा लेना है? याद रहेगा। अब जैसे, अब आप लोग बताओगे मुझे, जैसे मेरे पास एक दूसरा ग्राफ आ जाए y इज इक्वल टू mx माइनस सी का। किसका ग्राफ आया? माइनस सी। तो ये ग्राफ बनाना है अगर मुझे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है? माइनस सी है, y इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये अपना माइनस सी हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? एक ऐसे लाइन बना लो पॉजिटिव साइड पे। अब क्या देखेंगे? स्लोप। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो थीटा कैसा होगा? स्लोप पॉजिटिव थीटा एक्यूट होगा। कैसा होगा थीटा? एक्यूट मतलब 90 से कम। आया समझ? पक्का? कोई दिक्कत? सबको आया? चलिए इसको नोट करिए, फिर ये ग्राफ बनाइए जरा। मैं कई सारे लिख दे रहा हूँ, आप बनाइए, मैं देखता हूँ। इस ग्राफ को ना y प्रोपोर्शनल x का ग्राफ बोलते हैं। ये जितने भी ग्राफ हैं इन सबको क्या बोलते हो आप? y प्रोपोर्शनल x। क्या बोलते हो सबको? y प्रोपोर्शनल x का मतलब x के साथ y चेंज हो रहा है। ये सब बना लिख लिए तुम लोग? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। एक एक ग्राफ बना के मैं दिखाता हूँ। माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ मैं देखो अलग अलग पेन से एक में सब ग्राफ बना रहा हूँ, आप अलग अलग कर लेना। अभी प्लस सी मतलब यहां से स्टार्ट होगा, ये लाइन ऐसे बनाओगे। अब मेरा स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का मतलब tan थीटा नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव कब होगा? जब थीटा 90 से बड़ा हो जाए। और लेना कैसे थीटा? एंटी क्लॉकवाइज। जिसको एंटी क्लॉकवाइज ना बताओ देख लिया करो, घड़ी ऐसे चल रही है, मुझे जाना ऐसे है, तो ऐसे। ये देखो ये हमारा थीटा हो गया और ये स्लोप। दूसरा कौन सा दिया है बताओ फटाफट से। उसका वापस थीटा कैसे बना एक बार बताओ। स्लोप कैसा है? नेगेटिव।
मुझे लेना कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, बाहर बनाया चलेगा, एक्सिस के बाहर बनाया चलेगा। तो एक्सिस के बाहर ही बनाया मैंने भी ना। नहीं मतलब वो लाइन है एक्सिस के बाहर, मतलब सी हाँ थीटा एक्सिस में नहीं बनाया, लंबा लाइन पीछे वाला थीटा। दिखाओ, नहीं सी तो वाई इंटरसेप्ट है, वाई लाइन को ही कट करेगा। नहीं 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 नहीं, सी यही होगा। हाँ सी यही है, हाँ यही थीटा है। हाँ तो ठीक है ना। तूने क्या किया पता है, इधर तूने यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया, तो ये थीटा लिया। यहाँ पहले वाले सवाल में मैंने क्या बोला कि ये थीटा सब थीटा बराबर होते हैं। दूसरा क्या था, माइनस एम एक्स माइनस सी, माइनस एम एक्स माइनस सी। तो जब माइनस एम एक्स माइनस सी मतलब ये ग्राफ कहाँ से चालू होगा बच्चों, माइनस सी मतलब यहाँ से चालू होगा, फिर से वही ऐसे बनाएंगे। वेरी गुड। स्लोप नेगेटिव है मतलब थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्ट्यूज होगा। क्या ये थीटा हो गया अपना, कहीं भी ले लो, क्या ये भी थीटा है, करेक्ट। फिर क्या था, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अब यहां तो तुम्हें सी दिख ही नहीं रहा है, सी कहां चला गया, जीरो हो गया, यहां आ गए। स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव एक्सिस तो यही है, एक्यूट एंगल बनेगा ये। अरे क्या बात है, तालियां तुम्हारे लिए। यहाँ ये एक्स, यहाँ भी कुछ नहीं है तो जीरो मान लो, लेकिन माइनस में स्लोप है तो ऐसे। अरे 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 डांट रही बना रही है, सही है। y इज इक्वल टू √3x + 4, ये भी। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे सवाल मिल जाए ना, तो पहले, अब तुम्हें इसमें दिखाया नहीं है क्या है, तो इसको कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू mx + c से। तो y इंटरसेप्ट कितना आया 4, m कितना आया √3, मतलब tan थीटा की वैल्यू √3, तो थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, क्या बात है 60 डिग्री। वैसे देख के भी समझ आता है ये पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा, मतलब ये 4 हो गया अगर अपना, तो ऐसे ये लाइन ऐसे पास होगी, ये वाला एंगल 60। गलती से ये एंगल 60 मत कर देना, कुछ लोग ये वाला एंगल 60 कर देते हैं। अरे अरे चुप चुप, उधर देखना भी नहीं, जल्दी बनाओ। हो गया, ये सब लिख लेना। जहां पे स्ट्रेट लाइन लिखा था ना, वहां लिखना y प्रोपोर्शनल x ग्राफ। जहां स्ट्रेट लाइन लिखा था, हेडिंग बनाई थी ना स्ट्रेट लाइन, वो सारे ग्राफ कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन जहां लिखा था y प्रोपोर्शनल x वाले होते हैं। अब c नहीं दिया होगा, अगर खाली अगर आपको बोले y प्रोपोर्शनल x, तो आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ये दोनों mx और -mx। y प्रोपोर्शनल x होगा तो ये, -x होगा तो ये। y प्रोपोर्शनल x प्लस सम कांस्टेंट दिया होगा तो ये, माइनस सम कांस्टेंट दिया होगा तो पहले बनाया mx - c वाला। समझ में आ रहा है ना। तो y प्रोपोर्शनल x मतलब लीनियर वेरिएबल्स। अब हेडिंग बनाइए पैराबोला। हाँ हाँ अभी तो टाइम है, 7 मिनट है। खा गया मैं गाली। tan थीटा की वैल्यू √3। जाओ 6 मिनट में मत आना। 420 जल्दी बात होती है, 420 बहुत खराब नंबर है। 420 लोग कौन होते हैं पता है, 420 लोग कौन होते हैं, झूठे मक्कार, धोखा देने वाले। इसलिए मैं 420 कहीं नहीं करता। मैं किसी को 420 देना तो मैं 421 दूंगा उसको, या 19 दूंगा। नहीं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए 1 रुपए का। तो वो मारेगा मुझे, वो 1 रुपया कम क्यों दे। मेरा रूल बन गया ना, एक्स्ट्रा करना चाहिए। चलिए
पैराबोला। स्पेलिंग पैराबोला की स्पेलिंग भी चाहिए। P फॉर पैरट, A फॉर एप्पल, R फॉर रैट, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, O फॉर ऑरेंज, L फॉर लायन, A फॉर अमेरिका। पैराबोला। ये जो पैराबोला है ना, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ्स होते हैं। इनको बोलते हैं y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर से आकर तो पॉजिटिव वो तुमने वो देखा है? ये अभी जो नहीं मैं बोल देता हूँ। क्रिकेट देखते हो? जब सिक्स मार देता है ना, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया, दिखाता है ऐसे हाइट कितना ऊपर गया, कहाँ जाके गिरा, वो ग्राफ बना कैसे, वही पैराबोला का ग्राफ है। दैट इज ढक्कन। उल्टा है ना, ढक्कन ही हुआ वो ढक्कन, उसको बोलते हैं क्लोज्ड पैराबोला। वो जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो फिजिक्स में पढ़ोगे, उसका ग्राफ निकालना यहाँ सीखोगे। ठीक है? आई y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर का ग्राफ, इसका मतलब है y बदलेगा किसके हिसाब से? x स्क्वायर के हिसाब से। ये ग्राफ बच्चों कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। यहां मैंने x लिखा, यहां मैंने y लिखा। अगर x की वैल्यू 0 किया तो 0 स्क्वायर कितना होता है? x को 1 लिखा तो y 1 स्क्वायर ना। x को -1 लिखा तो -1 का स्क्वायर 1 ही। x को 2 लिया तो 2 का स्क्वायर, x को -2 लिया तो 4, -2 का स्क्वायर 4 होता है। x को 3 लिया तो -3 लिया तो, अरे गलती से लिख दिया जा रहा है ना। नहीं मेरे पास उतना नहीं है। देखो वो नहीं होते, किसी को उधार दिए रहो तो हर 10 सेकंड में देता, तो क्या 10 ही रुपए की तो बात है, 10 ही तो लिए हो तुम। वैसे हर 2 मिनट में बोलो सर 4 ही मिनट बचे हैं, सर 2 मिनट और है, बस अब देख लो। एक ग्राफ पढ़ाता हूँ, बाकी होमवर्क दे देता हूँ, सब यहीं पढ़ लो। ये 0 पे 0 हुआ, ये ग्राफ हमारा ग्राफ पेपर पे जब आप बनाओगे ना, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे 0 1 2 3 0 1 2 3, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2 ऐसे रखोगे, सब लाइन को मिलाओगे तो ऐसे, क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है, x जो है नेगेटिव है। हाँ, क्वाड्रेटिक ग्राफ बोलते हैं। ये क्या है पता है? दिस इज ओपन पैराबोला, कटोरा। हाँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ? कटोरा है, जिसमें भीख मांगते हैं। ठीक है? इसका इक्वेशन क्या होता है? इस कटोरे का जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx। नहीं, इसमें c नहीं है, ax स्क्वायर प्लस b। क्यों c क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ होता तो फिर यहां से नहीं बनता, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां कहीं से पास हो गया होता। हाँ या ना? नहीं, y माइनस इसमें नहीं होगा, y माइनस यहाँ होगा। नहीं, अगर बोला कि c माइनस है, पॉसिबल कहना नहीं नहीं है c अगर -4 दे दिया तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। मान लो ये ग्राफ ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, तो ये माइनस c यहाँ होता है, तो ये ऐसे होता है। हाँ, अच्छा हाँ, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, सॉरी, -bx करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c दोनों अलग है, नहीं हो पाएगा।
y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो 21 हो ये x और ये y, बाई ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये -1, ये -1 तो भी ये -1, ये 2 तो 4, ये -2 तो ये -4। तुम देख रहे हो जो ये y की वैल्यू है वो नेगेटिव है, x की पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव है और x की नेगेटिव के लिए भी। जब इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये जो ग्राफ है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा? इक्वेशन प्लीज याद रखना, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये क्यों बोल रहा हूँ याद रखने को पता है? अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, वो जो बॉल का ट्रेजेक्ट्री देख रहे हो, उस ट्रेजेक्ट्री के लिए ऐसे एक इक्वेशन पढ़ोगे, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक इक्वेशन प्रूव करोगे। जब पूछेगा, जैसे मैंने ये पेन ऐसे पकड़ना, ये पेन ऐसे फेंक दिया, टाइम और लेंथ का भी ऐसा यहाँ ये पेन ऐसा फेंक दिया, तो ये पेन कौन सा पाथ फॉलो किया? जरूरी है क्या पैराबोला फॉलो करे? वो सर्कल भी होता है, हाइपरबोला भी। जब उस पाथ को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है। अब ये देख के तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन है। सर पीएचडी मत करिए, दे दीजिए पेन। वो लेके रख ही लिया, उसको तोड़ ताड़ दिया। तो अब ये इक्वेशन देखो, थीटा मेरा कांस्टेंट है तो ये a बन गया, और यहां भी देखो g कांस्टेंट है, u को एक बार फेंक दिया तो u कांस्टेंट हो गया ना, u कांस्टेंट है थीटा और g, तो ये b बन गया। क्या ये इक्वेशन दिख रहा है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर? तो जब यहाँ इक्वेशन पे पहुंचते हो तो बोलोगे इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्लोज्ड पैराबोला, दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म अ ढक्कन। ठीक है, ठोस मतलब ढांकने के लिए काम आएगा। ऐसे तुम भीख मांगोगे तो कटोरे को ऐसे नहीं मांगते, ऐसे रखोगे तो ओपन बोलते हैं, ऐसे कर दिया तो कटोरा बंद हो गया, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। क्लोज मतलब वो एक साइड कहीं क्लोज मतलब ऐसे उल्टा, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन बोलते हैं। जब कॉन्वेक्स सरफेस बन जाए, कॉन्वेक्स हो जाएगा तो वो क्लोज्ड होता है, कॉनकेव रहेगा तो ओपन होता है।